हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनलाइन फंक्शंस के बारे में। सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन क्या होता है। देखो सिंपली हमने जो बात की थी फंक्शंस की, तो हमने दो तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देखे थे फंक्शन के। एक में हम क्या करते थे, जो फंक्शन हम लिखते थे उसकी डेफिनेशन को हम जो है और डिक्लेरेशन को दोनों को जो है सेम उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर करते थे। और एक हमने जो दूसरा एग्जांपल देखा था उसमें हमने क्या किया था, फंक्शन का डिक्लेरेशन सिर्फ हमने क्लास के अंदर किया था और डेफिनेशन उसके हम बाहर लिखा करते थे, जिसमें हम स्कोप ऑब्जर्वेशन ऑपरेटर का यूज़ करते थे ताकि ये डिफाइन हो सके कि स्कोप को किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ये देखने की करता क्या है इनलाइन कोड। इनलाइन कोड जो फंक्शन इज जो है क्या करता है, इफ अ फंक्शन इज इनलाइन द कंपाइलर प्लेसेस अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ दैट फंक्शन एट ईच पॉइंट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे जहाँ जहाँ आप फंक्शन को कॉल करते हो वो इस फंक्शन की पूरी कॉपी ही रख देता है, जिससे क्या है थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फास्ट हो जाती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। एडवांटेजेस क्या है कि फास्ट हो जाता है चीज़, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपाइलर इससे बिजी हो जाता है। अगर आपने उस जो आपने इनलाइन कोड लिखा है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या उसमें ज़्यादा लूपिंग्स वगैरह लगा दिए तो उसको फिर कंपाइलर जो है रिजेक्ट कर देता है एज अ इनलाइन फंक्शन, भले ही आपने उसको इनलाइन फंक्शन बनाया हुआ है। तो बनाते वक्त ध्यान रखना है आपको कि उसको आपको जितना हो सके छोटा लिखना है। तो अगर आप कोई क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन की डेफिनेशन भी आप क्लास के अंदर दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर ज़्यादा लूपिंग्स वगैरह आप ना लगाएं। अदरवाइज फिर कंपाइलर उसको इनलाइन फंक्शन की तरह नहीं ट्रीट करता है। यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर आपने इस तरीके से बनाया एक फंक्शन, देखिए आपने फंक्शन बनाया है ये, और इसमें आपने कीवर्ड लगा दिया आगे इनलाइन। अगर आपने लगा दिया है खुद से कीवर्ड, दैट इज़ फाइन। अब तो ये फंक्शन इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट हो जाएगा। और फिर आपने मेन फंक्शन लिख दिया और यहाँ आपने सी आउट में मैक्स में वैल्यूज पास कर दी, दैट इज़ फाइन। ये हम हर बार करते ही हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन में ज़्यादा लूपिंग्स वगैरह हो जाएंगी तो फिर इनलाइन फंक्शन होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इनलाइन फंक्शन के अगर आपको बेनिफिट्स लेना है तो आपको मैं मिनिमम इस तरीके से कोड लिखना है इसमें, ताकि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो और ये इनलाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको मिलती रहें। राइट, तो कोड के आउटपुट तो सेम आएंगे, आप जज नहीं कर सकते हो इससे कुछ भी, लेकिन ये है कि आपका फंक्शन जो है वो प्रोग्राम जो है वो फास्ट वर्क करेगा। तो आपका इनलाइन फंक्शन के रिगार्डिंग यही है। जैसे आपने एक क्लास बनाई ए और उसके अंदर आपने फंक्शन लिखा इनलाइन एंड इसका इस तरीके से लिख दिया। फिर आपने, या आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे, क्लास ए बनाई पब्लिक, यहाँ आपने डिक्लेरेशन दे दिया और उसकी डेफिनेशन बाहर दे दी और यहाँ आपने इनलाइन लगा दिया, तो भी ये इनलाइन की तरह ही कंसीडर हो जाएगा। आप अगर इस ऊपर यहाँ पर इनलाइन नहीं भी लगाते क्योंकि आपने क्लास के अंदर ही फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, तो भी ये इसको इनलाइन फंक्शन की तरह ही ट्रीट करता। तो इसको यूज़ करने का मैंने आपको बता ही दिया है, क्यों यूज़ करना है और क्यों नहीं करना है। प्रोज इसके हैं कि स्पीड ऑफ ए प्रोग्राम, इट सेव ओवरहेड ऑफ वेरिएबल्स, पुश पॉप स्टैक फंक्शंस को बंद कर देता है। राइट, रिटर्न कॉल्स नहीं होते हैं क्योंकि ये पूरे फंक्शन की कॉपी वहाँ रख देता है, और रेफरेंसिंग वगैरह में भी ये काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रोज हैं। कॉन्स इसके क्या हैं, इट इंक्रीजेस द एग्जीक्यूटेबल साइज ड्यू टू कोड एक्सपेंशन, क्योंकि आप हर जगह कोड को रख रहे हैं जहाँ जहाँ कंपाइल हो रहा है वो फंक्शन, तो इससे कोड का साइज बढ़ गया। राइट, तो वो भी एक प्रॉब्लम का काम है। एम्बेडेड सिस्टम में कई बार ये प्रॉब्लम कर देता है। सी प्लस प्लस इनलाइनिंग इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, विच मीन्स इफ यू चेंज द कोड इन लाइन, तो आपको हर जगह वो कोड 10 जगह आपने रिप्लेस किया है, तो अगर आपको कुछ चेंज कोड करना है तो वो फिर आपको 10 जगह चेंज करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम है। हेडर फाइल को ये जो है भारी बना देता है। ठीक है, तो आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब यूज इनलाइन फंक्शन व्हेन परफॉर्मेंस इज नीडेड, जहाँ आपको परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए वहाँ आपको ये यूज़ करना है। और यूज इनलाइन फंक्शन ओवर मैक्रोज, जो आप सी में मैक्रोज यूज़ करते थे उनकी जगह आपको क्या है तो इनलाइन फंक्शंस यूज़ करने हैं। और आपको क्या करना है, प्रेफर टू यूज इनलाइन कीवर्ड आउटसाइड द क्लास विद इन द फंक्शन डेफिनेशन टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, तो आपको ये बाहर ही करना चाहिए। राइट,
ये आपका इनलाइन फंक्शन के बारे में था। आपका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो हमने पहले भी देखा हुआ है कई बार। ये देखिए आपने ये इनलाइन फंक्शन बनाया जो मल्टीप्लाई करता है। ये भी एक दूसरा इनलाइन फंक्शन है जो डिवाइड करता है। मेन में आपने इस तरीके से फ्लोट ए और बी में वैल्यूज़ को डाल दिया है और फिर फ्लोट जेड में आपने वैल्यूज़ को यहाँ से फंक्शन में पास कर दिया है। एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, वैल्यू सेम आएंगी लेकिन स्पीड का फ़र्क पड़ जाएगा। आप जब इसको स्पीड अप करोगे तो उसका फ़र्क पड़ जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया जो है इनलाइन फंक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा दिस पॉइंटर के बारे में कि दिस पॉइंटर आखिर में है क्या, राइट। तो दिस पॉइंटर जो है ये देखिए दिस पॉइंटर क्या करता है। दिस पॉइंटर जो भी आपने करंट एक कोई क्लास बनाई है उसका जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो जो करंट ऑब्जेक्ट आप काम में ले रहे हो उसके पास जो डेटा है उसकी कॉपीज जो है वो आपका दिस पॉइंटर रखता है और वैल्यूज को पास करता है। बहुत बार आप यूज़ भी कर चुके हैं लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस ऐसा काम कर देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप। एक क्लास है डेमो नाम से, इसमें आपने वैल्यूज़ को पास किया, फिर आपने एक फंक्शन बनाया सेट माई वैल्यूज़ करके, फिर आपने नम में नम पास कर दिया, सी एच में सी एस पास कर दिया। तो जो ये दिस और एरो ऑपरेटर लग रहा है ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस ये लगा देता है। अच्छा, इसको लगाने से होता क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पर जैसे ही ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है, बनते ही जब आप करंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट वाला, आपने सेट माई वैल्यू किया 100 और ए, तो ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्ट दिस को दिस डॉट एक्स मानता है, इसको दिस डॉट वाई मानता है, इसको मतलब दिस डॉट नम मानता है कि ये इस वाले ऑब्जेक्ट का ओबीजे का वैल्यूज हम पास कर रहे हैं और ये इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से दिस डॉट वैल्यूज के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो दिस ऑपरेटर का काम मतलब दिस जो है हमारा कीवर्ड, ये किस काम आता है, ये काम आता है करंट वैल्यूज को होल्ड करने के लिए, राइट। ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो होल्ड होंगी। अब जो दिस पॉइंटर है उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास में। एक तो ये ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करने के काम आता है, जो वैल्यूज होती हैं ये हम देख चुके हैं। मेथड चेनिंग के काम आता है, मतलब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का उसको इस तरीके से सेट एक्स ये पोजीशन डॉट ऑब्जेक्ट, सेट वाई, सेट जेड और इस तरीके से वैल्यूज को ये चेनिंग करने के काम आता है। तो एक साथ ही वैल्यूज को सेंड कर सकता है मेथड से। तो इस तरीके से मेथड चेनिंग काम आता है। एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन डेटा मेंबर। अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंटर इज डिस्टिंग्विशेस डेटा मेंबर्स फ्रॉम लोकल वेरिएबल, राइट, ऑफ मेंबर। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा उसमें एक लोकल वेरिएबल होगा, उसको ये अलग कर देता है कि ये वेरिएबल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। जैसे ये क्लास ये बनाई हमने सैम्पल नाम से, ए बी लिया, पब्लिक किया, वॉइड ए बी किया, तो ये जो दिस और दिस और बी है इसमें हमने ए प्लस भी डाल दिया, ए माइनस भी डाल दिया। तो ये डिफर करता है कि ये कौन से दिस ए और बी हैं जो ऑब्जेक्ट के हैं, राइट, और ये जो ए और बी हैं ये लोकल है। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश करता है आपके मेंबर्स में। और इस तरीके से ये एक्स डॉट इनपुट आपने कर दिया, एक्स डॉट आउटपुट आपने कर दिया और इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। एक्स डॉट इनपुट किया तो 5 और 8 आया, 5 और 8 कहाँ जाएगा, यहाँ प्लस होके जाएगा, यहाँ माइनस होके जाएगा और किस में जाएगा, दिस डॉट ए और दिस डॉट बी में। और ये कौन से दिस डॉट ए और बी है, जो अभी एक्स ऑब्जेक्ट के पास है। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करता है, कंपाइलर के लिए आसानी कर देता है, ठीक है। तो ये आपका दिस पॉइंटर के बारे में डिस्कशन था। बाकी हम